कहानी दिल से। लीजिए सुनिए आज की कहानी मक्कड़ जाल, जिसे लिखा है अजय सिंह राणा ने। दीवारों पर लगे जालों में फंसी मकड़ी को देख उसकी नजर ठहर सी गई। मकड़ी की छटपटाहट उसे मन के अंदर द्वंद चित्रण लगने लगा। मकड़ी अपने ही फैलाए मक्कड़ जाल में खुद फंस चुकी थी और उसके सारे प्रयास विफलता की कहानी खुद बयां कर रहे थे। उसे घर से बाहर निकले बहुत दिन हो चुके थे। वो बेसुध सा अपने कमरे में ही पड़ा रहता। वो अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। लगता था जैसे कई जन्मों की थकान ने उसे आ घेरा है। अभी बाहर से आई एक कर्कश आवाज ने उसे उस दृश्य से बाहर निकाला। शहर में लॉकडाउन है तो कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। ये सरकारी आदेश है, इसकी अवहेलना आपको भारी पड़ सकती है। ये घोषणा अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हर रोज सुबह शाम ये शब्द उसके मन मस्तिष्क में ठहर से गए थे। उसने खिड़की से बाहर देखने का प्रयास किया, लेकिन उसे सिर्फ पुलिस की जीप का पिछला हिस्सा ही गली से जाता हुआ दिखाई दिया। एक विशेष प्रकार का हॉर्न बजाते हुए गाड़ी जा चुकी थी। गली में फिर खामोश हवाएं टहलने लगी। सड़क पर बिखरे पत्ते हवा के रुख के अनुसार कभी इस छोर तो कभी उस छोर। जब भी बाहर कोई हलचल होती वो इसी तरह से दौड़कर खिड़की पर आ जाता। पता नहीं क्यों उसे ये एक आत्मसंतुष्टि प्रदान करता था। उन पुलिस वालों को देख उसे एक उम्मीद तो थी कि बाहर अभी भी जिंदगी के अंश बचे हुए हैं। नहीं तो इन ठहरे हुए पलों ने उसे एक चिड़िया घर का जानवर मान लिया था। और शायद उसने भी। उसे खिड़की के बाहर की दुनिया दिन प्रतिदिन उससे छिनती नजर आ रही थी। बाहर चुप्पी थी, लेकिन कमरे की प्रत्येक वस्तु हर रोज उससे वार्तालाप करती थी। पिछले 2 महीने से वो कमरे की 4 दीवारी के दरमियान एक कैदी की भांति व्यतीत कर रहा था। वो कमरे में दीवार पर टंगे आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने बालों को ठीक किया। चेहरे पर चश्मा बढ़ती उम्र को दिखा रहा था। दाढ़ी बढ़ चुकी थी और सिर के बाल भी। आंखों में निराशा के अंश दिखाई दे रहे थे। अपने करियर की अनिश्चितता के चलते उसने अपने आप से सवाल किया, कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य? वो आईने में अपने आप को देख मुस्कुरा दिया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। गहरी हताशा में उसके सवाल उसकी चेतना के तारों को झंझनाते रहते। तकदीर के खेल को ना चाहकर भी वो मानने लगा था। अपने हाथों की रेखाओं को वो अक्सर निहार लिया करता था, लेकिन इन लकीरों से उसका विश्वास उठने लगा था। आंखों के सामने घिरी धुंध को हटाने के लिए चश्मे के लेंस को उसने अपनी शर्ट के कोने से साफ किया। उसने पोर पोर में उतरी थकान को समेटने की कोशिश की। तभी बाहर के छज्जे पर रखे पानी के बर्तन के पास पक्षियों की आने की आहट सुनाई दी। उसने दूर से ही उन पक्षियों को अटखेलियां करते हुए देखा। 4 छोटी छोटी सुंदर चिड़ियां पानी को चोंच के माध्यम से एक दूसरे पर उड़ेल रही थी। ये उनका हर रोज का काम था। ये दृश्य उसे बेहद सुकून प्रदान करता था। हर सुबह उसे इन चिड़ियों का इंतजार रहता। वे उसके इस जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी। वो सुबह उठते ही उनके लिए बर्तन में साफ पानी रख देता और शायद उन चिड़ियों को भी उसके घर का पता याद हो गया था, क्योंकि ये भी तय समय पर हर रोज वहां पहुंच जाती। रहस्यमय बीमारी के भय ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया था, लेकिन इन पक्षियों को देख उसे खुशी थी कि इस बीमारी से प्रकृति का यह हिस्सा बचा हुआ है। अभी पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में इस रहस्यमय बीमारी के होने के प्रमाण नहीं मिले थे। बाहर हवा में लहलहाते हरे भरे पेड़ दिन भर उसकी आंखों को राहत देते। चिड़िया पानी पीकर जा चुकी थी। कमरे में फिर खामोशी पसर गई। तभी मोबाइल की रिंगटोन ने कमरे में फैले सन्नाटे को चीर दिया। वो दौड़कर बेड पर पड़े मोबाइल के पास गया और एक झटके से फोन को अटेंड किया। कैसे हो समर? मैं जानती हूँ कि तुम्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर एक आध फोन कर लोगे तो तुम्हारी शांति भंग नहीं हो जाएगी। उधर की आवाज में एक शिकायत थी, लेकिन अपनापन भी था। नहीं स्नेहा, ऐसी बात नहीं है। बस अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूँ और सीख रहा हूं कि खुद के साथ कैसे जिया जाता है, समर ने सहजता से जवाब दिया। अच्छी फिलॉसफी, क्या बात है। लेकिन फिलॉसफर साहब, ये अकेलापन जब निकलता है ना तो डकार भी नहीं लेता।
सरकार ने फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, फोन पर बात करने से मना नहीं किया। स्नेहा, अकेलापन एक खास बात होती है। वो क्या? अकेलेपन में हम अपने आप को अच्छे से जान लेते हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अपने आप को तो भुला ही बैठे थे। हालांकि कभी कभार घुटन भी होती है, लेकिन धीरे धीरे अब सीख रहा हूँ। समर स्नेहा के साथ बात करके सहज था। उसके जीवन में उसका बेहद महत्व था। दुनिया में उसके सिवा अब कोई नहीं था। कार दुर्घटना में कुछ साल पहले उसे माता पिता से जुदा कर दिया गया था। उस समय स्नेहा ही थी जिसने उसे संभाला था। अरे, आप तो बदलते जा रहे हो। अपने आप को जानकर कहीं हमें ना भुला देना। अभी मम्मी पापा को मनाना है। ये लॉकडाउन तुम्हें कहीं आदि काल के ऋषियों जैसा विद्वान न बना दे। तुम धन्य हो समर बाबू, तुम्हारी जय हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बात कहूं? हाँ जरूर। समर, पापा ने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है जो कोलकाता के एक सरकारी बैंक में मैनेजर है। मुझे डर लग रहा है समर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। स्नेहा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वे हमें शरीर से अलग कर सकते हैं, आत्मा से नहीं। अब तुम्हें फैसला लेना है। मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम्हारे पापा भी ठीक हैं, लेकिन कुछ निर्णय बेहद कठिन होते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी समर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके सुबकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रुलाई थी कि बार बार फूटे जा रही थी। उसका रुका बांध आखिरकार बह गया। जो होगा अच्छा होगा, तुम फिक्र मत करो, समर ने विश्वास दिलाते हुए कहा। अच्छा, अपना ख्याल रखना, फिर करूंगी डिस्टर्ब तुम्हें। अभी शायद पापा ऊपर आ रहे हैं, पता नहीं दोबारा फोन कर पाऊंगी या नहीं। ओके, टेक केयर। फोन कट गया था। खामोशी की चादर ने कमरे को एक बार फिर से ओढ़ लिया था। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, लेकिन हम उम्मीद के घोड़ों पर सवार होकर एक ऐसे काल्पनिक लोक में पहुंच जाते हैं जिसका सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं होता। बाहर रोशनी कम होने लगी थी। काले बादलों के झुरमुट ने आकाश को घेर लिया और उन्होंने रोशनी के सामान्य को अंधेरे में बदलने का प्रयास शुरू कर दिया। बादलों की गरज से आकाश गूंज उठा। उसका ध्यान फिर उस मकड़ जाल पर गया। मकड़ी अब सहज लग रही थी। शायद उलझे जाल का ताना बाना उसे सुलझता नजर नहीं आ रहा था। तभी मोबाइल में रोशनी हुई। शायद कोई मैसेज आया। मैसेज को देख समर के चेहरे पर उदासी छा गई। कंपनी ने इस बार आधी सैलरी ही भेजी थी। लॉकडाउन की काली छाया का असर अब उसके काम काज पर पड़ने लगा था। उसे यह भी डर था कि अगर ये समय ऐसे ही चलता रहा तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। शहर के ज्यादा खर्च होने की वजह से वो चाहकर भी ज्यादा सेविंग नहीं कर पाया था। सैलरी का आधा हिस्सा तो मकान का किराया चुकाने में निकल जाता था, तो बाकी हिस्सा खाने पीने में और कार के लोन की किस्त में चला जाता था। उसने मैसेज को एक बार देखा और गहरी सांस ली। बाहर बिजली कड़कड़ा कर एक कर्कश शोर पैदा कर रही थी, तो दूसरी ओर गिरती बूंदें जमीन को छूकर मधुर संगीत दे रही थी। दो विपरीत ध्वनियों का टकराना ठीक उन दो विचारों के टकराने जैसा था जिनका आपस में विपरीत संबंध होता है। समर भी विचारों के द्वंद में अपने आप को घिरा महसूस कर रहा था। समर ने टेबल के ड्रॉर पर रखी चिट्ठी को बाहर निकाला, जैसे उसे किसी विचार ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया हो। वो चिट्ठी स्नेहा की थी, जो उसने कई वर्ष पहले लिखी थी। प्यार में डूबे शब्द जैसे उसकी आंखों की सतह पर तैरने लगे और अर्थ हवा बन चारों ओर फैल गए। उसके घर वाले उसकी शादी को लेकर तैयार नहीं, क्योंकि उनको उसके लिए सरकारी मुलाजिम चाहिए जिसकी नौकरी स्थायी हो, अच्छी तनख्वाह हो, घर परिवार हो। समर उनकी नजरों में एक अनफिट चॉइस था, क्योंकि उसका ना कोई अपना घर था और ना ही परिवार, और ऊपर से प्राइवेट कंपनी की अस्थायी नौकरी। उसने चिट्ठी की परतों को सीधा करते हुए शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। समर, तुम्हारे बिना ना मेरा वर्तमान है और ना ही मेरा कोई भविष्य है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम मेरे मम्मी पापा को मना लोगे ना? स्नेहा के ये लिखे शब्द उसके जहन में समाये हुए थे। उसने स्वयं न जाने कितनी बार इन शब्दों से वार्तालाप की, लेकिन उनके अर्थ हमेशा ही उलझन में डाल देते। स्नेहा उसके लिए एक उम्मीद थी। वो सब कुछ छोड़ एक दिन उसके पास आ जाएगी। उसे ऐसा विश्वास था।
उसने चिट्ठी को प्यार से देखा और उसे फोल्ड कर दोबारा उसी जगह रख दिया। तभी टेबल पर पड़ी डायरी के पन्ने खिड़की से आती ठंडी हवा से फड़फड़ाने लगे। उन फड़फड़ाते पन्नों की आवाज उसके कानों को सुकून पहुंचा रही थी। बाहर से आती ठंडी हवाएं उसके तन और मन दोनों को गर्मी से राहत देने लगी। वो उस खिड़की को बंद करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे हर पल बाहर की दुनिया से जोड़े रखती थी। वो वहां अकेला होकर भी अकेला नहीं था। हमेशा वो अपने अंतर मन से बातचीत करता। प्रकृति के प्रत्येक अंश को उसने अपना मित्र बना लिया था। प्रकृति को इतने नजदीक से उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये समय उसके लिए जितना कठिन था उतना ही शिक्षाप्रद। जिंदगी के इन पलों का दूसरा पहलू उसके मन को छूने लगा था। बारिश की बूंदों के स्वर को इतने पास से उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गिरती बूंदें उछल उछल कर खिड़की के माध्यम से कमरे में आ रही थी, जैसे उससे बात करना चाह रही थी। वो भी उन बूंदों के स्वर में छिपे अर्थ को समझने लगा था। उसकी निराशा आशा में बदलने लगी थी। धीरे धीरे बारिश का स्वर मंद पड़ गया। रात हो चली थी। बारिश की वजह से आज पुलिस की गाड़ी भी नहीं आई। उसके हॉर्न की आवाज की कमी भी महसूस हो रही थी। माहौल में कुछ अधूरापन सा लग रहा था। ठंडक बढ़ने की वजह से वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और चादर ले ली। टीवी का रिमोट कंट्रोल उसके सिरहाने उसे देख रहा था, जैसे उसे भी उससे कुछ शिकायत हो। उसने रिमोट को उठाया और टीवी को ऑन किया। टीवी की स्क्रीन पर चल रहे हृदय विदारक दृश्य ने उसे फिर एक बार निराश कर दिया। मजदूरों की लंबी कतारें, पलायन, दर्द, मौत ने उसे गिरती मानवता के एक सच के सामने खड़ा कर दिया। लाखों लोग सड़क पर लाचार अपने घरों की ओर दौड़े चले जा रहे थे। सरकारी सिस्टम असफल हो चुका था। कौन कसूरवार था पता नहीं, लेकिन दर्द का महासागर देश के हर हिस्से पर अपने होने का सबूत दे रहा था। लोग जिंदा रहने की कीमत मौत से चुका रहे थे। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ बेइंतहा लाचारी। तभी एकदम घुप अंधेरा हो गया। टीवी स्क्रीन ऑफ हो चुकी थी। शायद बिजली चली गई थी। पलायन के दृश्य उस अंधकार की काली पट्टी पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अदृश्य बीमारी ने मानवीय व्यवस्था को ढेर कर दिया था। जहां इंसान ब्रह्मांड पर कब्जा करने वाला था, वहां उसे अपने ही ग्रह पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। समर उस अंधेरे के पार भी देख पा रहा था। वो धीरे धीरे सहज हो रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पहले टीवी का मेन स्विच ऑफ किया और फिर खिड़की के पास आ गया। वो हर पल अपने आप से मिल रहा था और अपने जहन में दबी अपनी पहचान को तलाश रहा था। जिंदगी की रेस में कब वो इतना आगे आ गया था, उसे पता ही नहीं चला। समर को वो खुद कहीं पीछे छोड़ आया था, लेकिन आज वो हर दिन असली समर से मिलता। खुद से मिलना उसे निराशा के भंवर से बाहर निकाल दे रहा था। बारिश थम चुकी थी। बादल छट गए थे। काले आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चांद नदारद था, लेकिन टिमटिमाते तारे उम्मीद के करोड़ों दीपों के समान प्रतीत हो रहे थे। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन नींद का दूर तक कोई अता पता नहीं था। रह रहकर ठंडी हवाएं उसकी आंखों को छूकर उससे सवाल करती कि कहां थे तुम? पहले कभी मिले नहीं इस तरह। हम तो हर बरसात में आती हैं, लेकिन तुमने कभी हमें इतनी शिद्दत से महसूस ही नहीं किया। क्यों? समर के पास अब हर क्यों का जवाब था। वो उन हवाओं के मध्य अपने अस्तित्व को जीवन दान दे रहा था। वो सांसारिक मोहमाया के बंधन से मुक्त हो रहा था। दूर क्षितिज पर संतरी प्रकाश दिखाई दे रहा था। शायद सूर्य की किरणें उसके आंगन में कदम रखने के लिए बेताब हो रही थी। पक्षियों का कलरव उनके कानों में मिठास घोलने लगा था। उसके अंधेरे मन में प्रकाश फैल चुका था। वो ऊर्जावान और आत्मसंतुष्टि से परिपूर्ण हो गया था। इन विपरीत परिस्थितियों ने उसका जीवन के प्रति नजरिया बदल दिया था। भौतिक सुख से बड़ा आंतरिक सुख है, जिसकी तलाश हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। सुख हमारे आसपास प्रकृति के कण कण में ही बिखरा पड़ा है, लेकिन हम जाने क्यों भाग दौड़ में देख नहीं पाते। एक मैसेज से मोबाइल रोशन हो गया। स्क्रीन पर स्नेहा का नाम था। उसने मैसेज पढ़ा। उसकी बंद आंखों के कानों से आंसू टपके। उसके ये आंसू किसके लिए थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्नेहा का साथ यहीं तक था, लेकिन रूह से वो
अंतिम श्वास तक उसका रहेगा और वो उसकी। उसने हाथों की लकीरों को एक बार फिर से देखा और उन्हें चूम लिया। आंसू सूख गए। उसे आभास हो गया था कि जीवन यही है और यही उसका सच है। सच सब कुछ अपने ही अनुसार हो ये जीवन में संभव नहीं। विचारों की आंधी से उसका अस्तित्व तिनकों सा बिखरा और फिर उसने उन बिखरे तिनकों को समेटना आरंभ कर दिया। और समर ने मकड़जाल की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। कुछ आवाजें रूह की मानिंद उसमें झूल भटक रही थी और अंधेरों को दीवारों से टकराकर रोशनी की तलाश निकल पड़ी। उसकी आंखें अब सफेद स्याह देख सकती थी। उसके मन में बारिश सा घुमड़ता एक बंजारापन उत्पन्न हो चुका था। उसके उजाड़ मन में ठंडी फुहार बरसने लगी और उसकी मुस्कान स्थिर हो गई। मकड़ी अपने मकड़जाल से स्वतंत्र हो चुकी थी और बढ़ चली थी नई मंजिल की ओर।